मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अब पहली बार क्यूआर आधारित आईडी कार्ड सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी। 4 मई 2024 को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाली मतगणना से इस नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। इसके तहत 3 स्तरीय सुरक्षा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें अंतिम चरण पर क्यूआर कोड स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इस सिस्टम में रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना कर्मचारी, उम्मीदवार और एजेंट जैसे अधिकृत लोगों को ही एंट्री दी जा सकेगी। साथ ही मीडिया कर्मियों के लिए अलग मीडिया सेंटर भी बनाया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि ये पहल मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता को नए स्तर पर ले जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी खुद एक्शन मोड में नजर आ रही है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी के नेता शशि पांजा और कुणाल घोष धरने पर बैठ गए हैं, जबकि दुर्गापुर में कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप के इस दौरे में बंगाल की राजनीति गर्मा गई है और नतीजों से पहले माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदान पूरा हो चुका है और अब नजरें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बंगाल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों और दबाव के बावजूद लोगों ने भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र में अपना विश्वास दिखाया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस बार तृणमूल कांग्रेस 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार, एजेंसियों और एग्जिट पोल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि माहौल प्रभावित करने और कोशिश की गई है, लेकिन जनता ने इसका जवाब वोट के जरिए दिया है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतगणना तक सतर्क रहने और ईवीएम की निगरानी करने की अपील की है। अब देखना होगा कि 4 मई को जनता का अंतिम फैसला क्या होता है। राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी सुरक्षा वापस लिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दाखिल कर अपनी सुरक्षा बहाल करने की मांग की है और सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर उनकी सुरक्षा हटाई गई। हरभजन सिंह ने उस घटना पर भी कार्रवाई की मांग की है, जिसमें उनके घर के बाहर गद्दार लिखे जाने और भीड़ द्वारा हमला करने की कोशिश का आरोप है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देश किया है कि अगली सुनवाई तक हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही सरकार से थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। बिहार में लंबे समय से जारी अंचल अधिकारियों यानी सीओ की हड़ताल अब खत्म हो गई है। बिहार राजस्व सेवा महासंघ ने औपचारिक रूप से हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया है, जिसमें राज्य में रुके हुए राजस्व कार्यों के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। 9 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए अधिकारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ डटे हुए थे, लेकिन इस गतिरोध को खत्म करने में 2 अहम कारण सामने आए। पहला, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा मांगों पर सकारात्मक आश्वासन और दूसरा, भूमि राजस्व विभाग के प्रचार सचिव सीके अनिल का तबादला। सरकार ने उनकी जगह जय सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी, जिसे अधिकारियों ने सकारात्मक कदम माना। इस हड़ताल के चलते जमीनी स्तर पर राजस्व से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब हालात सामान्य होने की उम्मीद है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को लेकर सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ संदेश दिया है कि वे किसी भी समय किसी भी निजी स्कूल का औचक निरीक्षण कर सकती है। उनका एक कदम स्कूलों में पारदर्शिता और नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूल अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से लिखे कि अभिभावक यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं। किसी एक दुकान से खरीदारी के लिए दबाव बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी स्कूल में जबरन खरीदारी या नियमों का उल्लंघन पाया गया
तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि स्कूल के अधिग्रहण पर भी विचार हो सकता है। ये फैसला अभिभावकों की शिकायतों के आधार पर लिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद नर्मदा नदी में क्रूज संचालन जारी रखा गया। बताया जा रहा है कि अचानक मौसम बदलने और तेज हवाओं के कारण क्रूज का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गया। इस हादसे में करीब 30 लोग सवार थे, जिनमें से 15 लोग सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अब भी लापता है। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख जताते हुए प्रशासन को तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि इस अलर्ट के बावजूद क्रूज क्यों चलाया गया। राजस्थान में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जोधपुर के लुनावपुर गांव में एक हाईटेक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 90 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान तस्करों ने छत से फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। जांच में सामने आया कि ये अवैध नेटवर्क जालोर और बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ था, जहां खेतों और झोपड़ियों में ड्रग्स लैब चलाई जा रही थी। आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में इस साल अब तक 600 करोड़ से ज्यादा का नशा जब्त किया जा चुका है। सरकार ने भी इस खतरे से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नोएडा में हालिया श्रमिक आंदोलन के बाद मजदूर दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फेज 2 होजरी कॉम्प्लेक्स में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन ने 30 अप्रैल से 8 मई तक धारा 163 लागू करते हुए पूरे जिले को 11 जोन और 39 सेक्टर में बांट दिया है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी के साथ 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पीएसी बल तैनात किए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मजदूरों के लिए मेगा हेल्थ कैंप की घोषणा की है, जहां मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में पुलिस द्वारा व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाहरी व्यक्तियों, नेपाली नागरिकों और कंडी संचालकों की गहन जांच की जा रही है। यात्रा सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस हर स्तर पर सतर्क है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। इसके साथ ही होटल, धर्मशालाओं और आसपास के इलाकों में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस ने साफ किया है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनी रहे।